नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों की बात चले रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का और जानते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। दुष्कर्म प्रकरण के बाद सरकार अब एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब एसपी ऑफिस में भी एफआईआर दर्ज करने के लिए अलग से सेल बनाने पर विचार किया जा रहा है। थानागाजी दुष्कर्म प्रकरण की एफआईआर दर्ज करने में देरी के बाद मुख्यमंत्री ने एसपी ऑफिस स्तर पर ही एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। कई बार अपराध के आंकड़े कम दर्शाने के लिए भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है। एसपी ऑफिस में एफआईआर की व्यवस्था होने से अब इस्तिगासे से दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या में भी कमी आ सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली से लौटते ही एयरपोर्ट पर अफसरों की बैठक लेकर दुष्कर्म की घटनाओं पर कार्रवाई का फीडबैक लिया। सीएम ने अफसरों की बैठक लेकर 3 बड़े फैसले किए। सरकार ने थानागाजी दुष्कर्म केस की जांच केस ऑफिसर स्कीम में करने का फैसला किया है। केस ऑफिसर स्कीम में जांच लेने से इस मामले की जांच से लेकर चालान पेश करने तक की पूरी मॉनिटरिंग होगी। महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामलों की मॉनिटरिंग के लिए सीओ लेवल का अफसर तैनात होगा। इसके लिए नया पद बनेगा। दुष्कर्म की घटनाओं की थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज नहीं होने पर एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज हो सकेगी। बाद में एफआईआर दर्ज नहीं करने के कारणों की भी जांच होगी और दोषी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थानागाजी गैंगरेप मामले को लेकर दलित संगठनों का गुस्सा उबाल पर। जयपुर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, सिविल लाइन फाटक पर किया जमकर प्रदर्शन। बाद में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने दी सांकेतिक गिरफ्तारियां। थानागाजी गैंगरेप को लेकर दलित संगठनों का गुस्सा आज जयपुर में भी खूब दिखा। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण की अगुवाई में जयपुर में दलित संगठनों ने पहले आक्रोश मार्च निकाला और फिर सिविल लाइन्स फाटक पर जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दलित कार्यकर्ताओं के पहुंचने से पुलिस को माकूल सुरक्षा इंतजाम करने पड़े। भीम आर्मी के मुखिया ने इस प्रकरण में पुलिस के साथ सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए और इस घटना के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पीड़िता को जल्द इंसाफ दिलाने की गुहार की और कहा कि अगर पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन और भड़क सकता है। आईपीएस परेश देशमुख को अलवर का एसपी बनाए जाने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस एसपी के नागौर में रहते हुए एक दलित पुलिसकर्मी ने प्रताड़ित होकर परिवार सहित सामूहिक आत्महत्या कर ली थी, ऐसे एसपी को अलवर में दलितों का पहरेदार बनाकर भेजा जा रहा है। ऐसे में न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है। हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार से यह सवाल किया कि क्या गहलोत सरकार का यही न्याय है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि नागौर एसपी रहते हुए परेश देशमुख ने दलित पुलिसकर्मी गेनाराम को प्रताड़ित किया था। इसी के चलते गेनाराम ने अपने परिवार सहित सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी और इस मामले में जांच कर रहे आईजी बीएल मीणा ने तत्कालीन कई पुलिसकर्मियों को दोषी माना था। साथ ही डीएसपी को गिरफ्तार करने का भी तत्कालीन आईजी ने प्रयास किया था। इसके अलावा एसपी को भी इस मामले में संदेह के घेरे में माना था। ऐसे में ऐसे एसपी को दलित हितों का पैरोकार बनाकर अलवर भेजा जाना कहां तक सही है। अलवर जिले में गत दिनों दलित महिला और चित्तौड़गढ़ शहर में गांधीनगर में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति के संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी महासंघ, अम्बेडकर विचार मंच, एसएसटी ओबीसी कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय जटिया बेरवा समाज, सालवी नवयुवक समाज संस्थान, जिंगर समाज सहित अन्य संस्थानों के कार्यकर्ताओं ने अलवर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने और दोषी पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने, दोषियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र पेश करने, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मासूम पीड़िता के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता राशि भी स्वीकृत की है। भरतपुर के रोदावल कस्बे में एक्सरा करने के बहाने लैब संचालक ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ करने पर महिला और उसके पति ने लैब संचालक की जमकर धुनाई कर दी, जिसका तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला और उसका पति लैब संचालक की जमकर पिटाई कर रहे हैं और लैब संचालक गुहार लगा रहा है। बाद में किसी अन्य व्यक्ति के आने पर मामला शांत होता दिखाई दे रहा है और आरोपी लैब संचालक गलती से हाथ लग जाने की बात कह रहा है। घटना रोदावल कस्बे के राजकीय अस्पताल के पास ओम लैब की बताई जा रही है। बीच बचाव कर रहे लोग आरोपी संचालक से कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात थी तो पहले
उसके घर वालों को अंदर बुला लेना चाहिए था। इस मामले में CMNHO ने भी संज्ञान लिया है। उदयपुर के सलुम्बर इलाके में लूट के बाद वृद्ध की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। घर में सोए 88 वर्षीय वर्दीचंद को हाथ पैर बांधकर उतारा मौत के घाट, तो वहीं अज्ञात बदमाश हत्या के बाद घर से सोने और चांदी के जेवरात लूट कर हुए फरार। उदयपुर के सलुम्बर इलाके में आज वृद्ध की हत्या की सूचना ने सनसनी फैला दी। आजाद मोहल्ला में 88 वर्षीय वर्दीचंद का शव घर में ही पलंग पर हाथ पैर बांधे पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने देर रात घर में लूट की नीयत से प्रवेश किया और उस दौरान जेवरात लूटने के साथ ही वर्दीचंद की हत्या भी कर दी। वर्दीचंद को हाथ पैर बांधकर हत्यारे पलंग पर ही डालकर फरार हो गए। इसकी सूचना आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई और पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP कैलाश चंद्र बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। महिला ने पहले अपने बच्चे को दिया जहर, फिर लटकी फंदे पर। महिला की हुई मौत, बच्चा कर रहा है जिंदगी और मौत से जिला अस्पताल में संघर्ष। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र के अमन विहार कॉलोनी की है पूरी घटना। घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना समाज का दंश बनती जा रही है। महिला सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार भी महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा को रोकने में पूरी तरह असफल है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दौसा में, जहां एक महिला ने घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर पहले 7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और इसके बाद अपने 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे को जहर दे दिया। इतना ही नहीं, परेशान महिला ने अपने ही कमरे में पंखे पर फंदा लगाया और जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली पुलिस को जब पूरे मामले की सूचना मिली तो पुलिस के आला अधिकारी अमन विहार कॉलोनी में पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने मौके पर मिले सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है और उसके आधार पर जांच की जा रही है। सुसाइड नोट में महिला ने पति सहित ससुराल के अन्य लोगों पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला के पति का नाम रामस्वरूप मीणा है, जो बैंक अधिकारी है और उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व ही सुनीता मीणा के साथ हुई थी। चाकूबाजी की घटना में 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे के बाजार रखे आज बंद। हमीरगढ़ थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ कस्बे में देर रात हुई चाकूबाजी की घटना से आक्रोशित लोगों ने आज हमीरगढ़ कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद रख पुलिस उप अधीक्षक राजेश आर्य को ज्ञापन दिया। कल देर रात हमीरगढ़ कस्बे में चाकूबाजी की घटना से यशवंत और दीपक घायल हो गए थे, जिसमें से गंभीर रूप से घायल यशवंत का आज महात्मा गांधी अस्पताल में ऑपरेशन भी किया गया। पुलिस उप अधीक्षक राजेश आर्य ने कहा कि हमने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर अभी भी हमीरगढ़ के हालात तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में बताए गए हैं। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल स्थित मोर्चरी में पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल मथानिया में युवक की मौत व बालेसर में कल एक युवक की हत्या के बाद परिजन लगातार आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मथानिया में नशा मुक्ति केंद्र में मौत के बाद उस पर हत्या का मुद्दा दर्ज करने की बात कर रहे हैं, वहीं बालेसर में हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग है। यह नजारा जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल स्थित मोर्चरी का है, जहाँ पर मोर्चरी के सामने 2 पक्ष एक शव को लेकर धरना दे रहे हैं। एक तरफ मथानिया का मामला है तो दूसरी तरफ बालेसर का मामला है। मथानिया में नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत के बाद परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है, जबकि दूसरी तरफ बालेसर में देर रात एक अधेड़ की लाठियों से मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिजन भी हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस लगातार दोनों पक्षों से 2 दिन से लगातार समझाइश कर रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। हालांकि लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों पक्षों ने संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन छेड़ रखा है। अस्पताल में ही टेंट लगा दिया गया है और दोनों पक्ष धरना देकर अपनी मांग पर अड़े हैं। रमजान के महीने में पानी की किल्लत को लेकर परेशान हुए रोजेदार, आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग पर किया प्रदर्शन। 4 दिनों में पानी की समस्या का निदान नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। रमजान के महीने में पानी की समस्या को लेकर आज अजमेर में महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जलदाय विभाग पर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज महिलाओं ने कहा कि नागफनी इलाके में पिछले 1 महीने से ये समस्या बनी हुई है और क्षेत्र में मुस्लिम आबादी है, जहां इन दिनों रोजे चल रहे हैं, लेकिन इस समय पानी की सप्लाई नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रोजे के दौरान उन्हें वजू करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जो उनके साथ कुठाराघात है। महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिली है, जहां 4 दिनों में उनकी समस्या को खत्म करने का आश्वासन दिया गया है।
अगर इसके बावजूद उनकी परेशानी दूर नहीं हुई तो आगे वे उग्र प्रदर्शन करेंगी। राजसमंद में आमेट उपखंड के सरदारगढ़ कस्बे में राशन डीलर की मनमानी, उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार और सामग्री वितरण में अनियमितताओं की शिकायत मिली, जिस पर जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर शिकायत सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरदारगढ़ कस्बे के राशन डीलर कैलाश चंद्र के खिलाफ शिकायत मिली कि वह समय पर राशन नहीं देता और तय समय पर दुकान बंद रखता है। डीलर का यह क्रम पिछले 1.5 साल से चला आ रहा है। कारण पूछने पर कभी मशीन खराब होने तो कभी राशन नहीं आने की बात कहता है। आरोपी राशन डीलर कई परिवारों के साथ मारपीट और गाली गलौज कर चुका है। उपभोक्ताओं के साथ बदसलूकी की पूर्व में भी कई शिकायतें मिल चुकी है। इस संबंध में रसद विभाग को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, जबकि मीडिया द्वारा बनाए गए वीडियो देखने के बाद जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जांच के निर्देश देकर शिकायत सही पाए जाने पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आर्थिक तंगी से जूझते जयपुर नगर निगम ने रेवेन्यू वसूली के लिए नए प्रयोग शुरू कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में वसूली पर जोर देने के बजाय शुरुआत से ही ये जोर दिया जा रहा है। तो वहीं बकायेदारों को रिझाने के लिए कई तरह की छूट का प्रावधान भी रखा गया है। पिंक सिटी की शहरी सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए अब राजस्व वसूली पर जोर डालना शुरू कर दिया है। वित्तीय वर्ष के अंत में जहां जयपुर नगर निगम बकायेदारों से यूडी टैक्स की वसूली के लिए कवायद करता था, वो कवायद अब वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल से कर दी गई है, जिसका असर कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले वर्ष अप्रैल में जहां 7 करोड़ रुपए का यूडी टैक्स वसूला गया था, वो इस वर्ष अप्रैल में 14 करोड़ रुपए वसूल लिया गया है। बकायेदारों को रिझाने के लिए निगम प्रशासन ने छूट का प्रावधान भी शुरू किया है। पहले जहां सिर्फ ब्याज में छूट मिलती थी, तो वो अब मूल यूडी टैक्स में शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यूडी टैक्स जमा कराने पर 10% छूट का प्रावधान रखा गया है। तो वहीं महिला के नाम प्रॉपर्टी होने पर 10% अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। दरअसल ये कवायद निगम प्रशासन ने इसलिए शुरू की है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में निगम प्रशासन पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में राजस्व वसूली में काफी पिछड़ गया था। ऐसे में अब आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये कवायद की जा रही है। राज्य निर्वाचन विभाग ने 23 मई को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को 17 मई को ओटीएस के सभागार में 1 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी। मतगणना भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि एक टेबल पर सिर्फ 300 पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती इस बार अलग हॉल में की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 15 और 16 मई को सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग भी ओटीएस के सभागार में ही दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। जिला मुख्यालय पर गहराते पेयजल संकट के विरोध में सर्व समाज युवा परिषद और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि शहर की विभिन्न कॉलोनियों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पेयजल संकट को लेकर बार-बार नगर परिषद और जलदाय विभाग से शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। समस्या को लेकर शहरवासियों में रोष व्याप्त है। इसी बात को लेकर शुक्रवार कार्यकर्ता जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे तो कई कमरों पर ताला लटका मिला। ताला देखकर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता पर समस्याएं नहीं सुनने और अभद्र व्यवहार के भी आरोप लगाए हैं। सर्व समाज युवा परिषद के जीतू शुक्ला ने बताया कि अब फिर पेयजल संकट से जिला प्रशासन को अवगत कराकर समस्या समाधान की मांग की जाएगी। अलवर कांड के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कई बड़े फैसले लिए हैं और पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाते हुए सीएम ने इस केस की जांच ऑफिसर स्कीम के तहत कराने का फैसला लिया है। साथ ही नई व्यवस्था के तहत अब एफआईआर एसपी ऑफिस में भी दर्ज हो सकेगी। अलवर कांड के बाद एक्शन में सरकार, एसपी दफ्तर में भी हो सकेगी एफआईआर। महिला सुरक्षा पर 3 बड़े फैसले। अलवर के थानागाजी में दुष्कर्म मामले से मचे सियासी बवाल के बीच सीएम अशोक गहलोत ने महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने थानागाजी दुष्कर्म केस की जांच केस ऑफिसर स्कीम में कराने का फैसला किया है। इस केस में जांच की पूरी मॉनिटरिंग होगी। साथ ही सीएम गहलोत ने पीड़िता को हर हाल में इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। केस ऑफिसर स्कीम होती है जिसके अंतर्गत पूरी तरह मॉनिटरिंग प्रोसिक्यूशन की पुलिस की देखरेख होती है
उसके अंतर्गत इस केस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे केस ऑफिसर स्कीम, उसके अंतर्गत इसकी पूरी तरह से जांच होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा। मॉनिटरिंग के आधार पर सजा दिलाई जाएगी जिन्होंने अपराध किया है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की मॉनिटरिंग के लिए सीओ लेवल का अधिकारी तैनात होगा। मैंने तय किया है कि एक पुलिस सीओ लेवल का ऑफिसर जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार, उसमें किडनैपिंग भी आती है, उसमें रेप केस भी आते हैं, उसमें गैंग रेप भी आते हैं, सभी आएंगे। सीओ लेवल का ऑफिसर उसकी मॉनिटरिंग करेगा। गहलोत सरकार ने ये भी तय किया है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में अब एफआईआर एसपी ऑफिस में भी दर्ज की जा सकेगी। तो एफआईआर दर्ज नहीं करने के कारणों की भी जांच होगी। थाने के अंदर अगर कोई थानेदार एफआईआर लॉन्च नहीं करेगा तो एसपी ऑफिस के अंदर हम प्रोविज़न कर रहे हैं। एसपी ऑफिस में प्रोविज़न होगा, जिस थाने की रिपोर्ट आएगी कि थानेदार ने एफआईआर लॉन्च नहीं करी है, एसपी ऑफिस में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि एसपी ऑफिस में एफआईआर लॉन्च होगी और फिर उसकी मॉनिटरिंग होगी थाने में क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च हुई है और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि थानागाजी केस में आरोप है कि घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, जिसे लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। राज्य में अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद ये महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का सबसे बड़ा मामला है, जिसकी निंदा देश भर में हुई है। लेकिन अब गहलोत सरकार ने महिलाओं को बेहतर सुरक्षा देने का वादा किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। एक तरफ अलवर को लेकर गहलोत सरकार एक्शन में है तो दूसरी ओर आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष एल मुरुगन ने पीड़िता के घर पहुंचे और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर पर एक्शन में सरकार। एससी आयोग भी हुआ सख्त। 15 दिन में चार्जशीट के निर्देश। केस का हो डे टू डे ट्रायल। अलवर कांड के सभी शैतान अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब बारी इंसाफ की है, न्याय की है। अलवर की पीड़िता को न्याय दिलाने का बीड़ा अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी उठा लिया है। आयोग के उपाध्यक्ष पीड़िता के घर पहुंचे और उन्हें न्याय का भरोसा भी दिलाया। साथ ही आयोग ने राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सरकार से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा। The victim family demanded government job and they need speedy trial. I gave instructions and the officials also accepted. They are going to file charge it within 15 days. I gave the time. Within 15 days the charge it has to be filed. And a government job. They are asking a government job. The government job is also, I asked the DM to check how they can be provide the employment. And the case also, they have to monitor daily basis before the court and the whatever the victims need the security, and I asked them to deploy security. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश के बाद राजस्थान पुलिस ने भी पूरा सहयोग का वादा किया है। एससी आयोग ने इस प्रकरण का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण करने और ट्रायल के समय अधिक से अधिक सजा दिलाने का प्रयास करने के निर्देश दिए, जिसके बारे में आयोग को हमने अपनी तरफ से सहयोग ये कमिटमेंट दिया है। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश पालन के आदेश दिए हैं। जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, यानी कोर्ट में केस पहुंचे। अब सारे कल्प्रिट पकड़ में आ चुके हैं, तो इसका इनकी शिनाख्त वगैरह करवा करके और फॉर्मेलिटीज जितना फास्ट पूरा करके और कोर्ट में चालान पेश हो। नंबर 1 तो ये बात है, आगे का काम कोर्ट में होगा।
दूसरा, अभी जैसे आपने कहा कि क्या फास्ट ट्रैक या स्पेशल कोर्ट में होगा, तो ये SC/ST का स्पेशल कोर्ट है, उस स्पेशल कोर्ट के अंदर इसको करके और जल्दी जिससे प्रक्रिया पूरी हो सके। दूसरा, जहाँ तक उनके मुआवजे का है, 50,000 का एक मुआवजा महिला बाल विकास के बिहाफ पे और 4,12,500 का मुआवजा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के इसमें मुआवजा दिया जा चुका है। ये 50% मुआवजा है, अन्य 50% बाद में मिलेगा। साफ है, अब अलवर कांड में सरकार एक्शन में है और उम्मीद की जा रही है कि भरोसे के मरहम के बाद अब न्याय भी जल्द मिल जाएगा। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट।